हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। तो प्रकृतिवाद प्रकृतिवाद शब्द जो है नेचुरलिज्म, अंग्रेजी वर्ड नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो कि किससे मिलकर बना है? नेचर और इज्म। यहाँ पर नेचर का अर्थ क्या है? प्रकृति, और इज्म का अर्थ होता है वाद। अगर हम आगे बात करें तो प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है प्रकृति, वही सत्य है। आध्यात्मिक जगत में ये बिल्कुल भरोसा नहीं करते। प्रकृतिवाद को पदार्थवाद या भौतिकवाद भी कहते हैं। पदार्थवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है प्रकृतिवादी कहते हैं कि संसार किससे मिलकर बना है? पदार्थों से मिलकर बना है। और भौतिकवाद का मतलब है कि ये लोग विज्ञान में भरोसा करते हैं। प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देते, मतलब कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है, बल्कि आदर्शवादी थे वो क्या? वो आध्यात्मिकता को महत्व देते थे। इसके बाद प्रकृतिवादियों के अनुसार इंद्रियों के द्वारा सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। मतलब स्वयं अनुभव करके सीखा जाए, बच्चे को स्वयं अनुभव करके सिखाया जाए, ये प्रकृतिवादी कहते हैं। क्योंकि स्वयं अनुभव करके जो ज्ञान सीखा जाता है वो स्थायी होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ब्राइस ने परिभाषा क्या दी है? वैसे परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, हमने केवल एक परिभाषा लिखी है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता है जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करना। जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कि जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करो, क्योंकि यह आध्यात्मिकता में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। अब हम आते हैं प्रकृतिवाद के समर्थकों के बात करेंगे। तो समर्थकों में अरस्तु, रूसो, काम्टे, लैमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। कौन कौन से? रूसो, अरस्तु, काम्टे, लैमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर। जहाँ पर रूसो क्या है? ये प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इसके बाद प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि ये भौतिक संसार ही सत्य है। जो संसार हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वही सत्य है। कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समस्त संसार एक प्राकृतिक रचना है। मतलब सभी पूरे ब्रह्मांड की रचनाकार प्रकृति ही है। मनुष्य, बल्कि आदर्शवादी कहते थे कि ब्रह्मांड को किसने बनाया? एक ईश्वर ने बनाया है, कोई ईश्वर है। मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक यंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें मनुष्य भी एक पूरी तरह से परिभाषित एक यंत्र है। प्रकृति ही अंतिम सत्ता है या वास्तविकता है। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही अंतिम सत्ता मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसके अलग कोई अन्य जीवन या दूसरी दुनिया नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि अभी मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाता है या दूसरे लोक में जाता है, तो ये उसमें भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक जीवन जैसी कोई बात नहीं है। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? इन्होंने कहा है प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया? कि जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। मतलब शिक्षा जो है हमें जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है कि जीवन में हमारे जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे हमें कैसे फेस करना है, कैसे लड़ना है। इसके बाद सुख प्रदान करना। मतलब शिक्षा के द्वारा ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। जो एजुकेशन है ना, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सहायक होती है। सामाजिक अथवा जातीय विरासत की रक्षा और हस्तांतरण करना। अब देखो, शिक्षा के द्वारा जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी रक्षा भी होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे हमें कोई
ऐतिहासिक घटना जाननी है तो हम क्या करेंगे, बुकों से पढ़ेंगे। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही तो संभव है। अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। एक शिक्षित व्यक्ति है वो किसी भी समाज में आसानी से समायोजन मतलब एडजस्टमेंट कर लेता है सभी के लोगों जैसे। जैसे अब चाहे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों, वो सब में समायोजन कर लेगा और वातावरण को भी अपने अनुसार आराम से ढाल लेता है, अनुकूल कर लेता है। मानव नामक यंत्र का पूर्ण विकास। इन्होंने मानव को क्या माना है, एक यंत्र के रूप में माना है। उसका विकास करना ही भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद बात करेंगे शिक्षण विधियों की। तो रूसो ने कहा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। तो प्रकृतिवाद ने कौन कौन सी शिक्षण विधियों को महत्व दिया है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये हैं शिक्षण विधियां जिन्हें प्रकृतिवाद ने समर्थन किया है। ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि। इन्होंने रटने और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। मतलब कहते हैं बालक को रटाना नहीं चाहिए और ये पुस्तकों के विरोधी थे, पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे आदर्श वो प्रकृतिवादी। सॉरी। अब आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय होने चाहिए। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और इन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया है। वैज्ञानिक विषय कौन कौन से, वही जो हम पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान, कला, भाषा, साहित्य, स्वास्थ्य विज्ञान इत्यादि। इसके बाद अनुशासन। तो प्रकृतिवाद ने मुक्तात्मक अनुशासन का सपोर्ट किया है। ठीक है। रूसो का कहना है कि बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता न कि शक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है, शक्ति नहीं। ये है रूसो का कथन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अनुशासन आपके 3 प्रकार के होते हैं वैसे, कौन कौन से, मुक्तात्मक, दमनात्मक और प्रभावात्मक। मुक्तात्मक में होता है, प्रकृतिवादी मुक्तात्मक अनुशासन का सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि बालक को प्रकृति में आप ऐसा ही छोड़ दो, प्रकृति ही उसकी शिक्षिका है, प्रकृति ही उसे दंड देगी, आपको उससे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। और दमनात्मक अनुशासन के ये बहुत विरोधी थे, विरोध में थे। अब हम आएंगे मूल्यांकन पर। तो मूल्यांकन में क्या होता है, प्रकृतिवाद के हम गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुण की। प्रकृतिवाद के गुण क्या हैं। तो इन्होंने स्व अनुभव करके सीखने पर बल दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अनुभव आधारित शिक्षा पर बल, क्योंकि अनुभव आधारित जो अनुभव करके हम सीखते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। दमनात्मक अनुशासन का विरोध। तो प्रकृतिवादियों ने दमनात्मक अनुशासन का कड़ा विरोध किया है। मतलब कहते हैं बालक पर अनुशासन थोपा नहीं जाना चाहिए, उसको मुक्त रूप से छोड़ देना चाहिए। प्रकृति जब वो दंड मतलब गलती करेगा ना, तो प्रकृति उसे दंड देगी। जैसे कोई बच्चा आग के पास जाएगा तो वो जल जाएगा, यानी कि उसे पता चलेगा कि हाँ आग के पास जाने से जल जाते हैं, तो प्रकृति ही उसे दंड देगी। शिक्षा का बाल केंद्रीकरण। प्रकृतिवादियों ने बालक को प्रथम स्थान दिया है और शिक्षक को क्या, गौड़ स्थान दिया है। बल्कि आदर्शवाद में क्या था, इन्होंने शिक्षक को गरिमामय सबसे ऊंचा स्थान शिक्षक को दिया था। बल्कि प्रकृतिवादियों ने शिक्षक को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। मतलब शिक्षा का बाल केंद्रीकरण, बालक को केंद्र में रखकर बालक की इच्छाओं के अनुसार जो शिक्षा नीति बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा नीति। ठीक है। वैज्ञानिक विषयों का समावेश। तो वैज्ञानिक विषयों का समावेश करना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि वर्तमान युग कैसा है, वैज्ञानिक युग है, तो ये भी इसका एक गुण है। ठीक है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये कहते हैं अनुभव द्वारा सीखो। पुस्तकीय ज्ञान में क्या रखा है,
अब अगर हम दोष में आएंगे ना, तब हम कहेंगे कि इन्होंने पुस्तकों का विरोध किया है, तो ये इसका दोष भी हो जाएगा। बालक को हद से ज़्यादा स्वतंत्रता, प्रकृतिवादियों ने बालक को हद से ज़्यादा स्वतंत्रता दी, जो कि एक गलत बात है। जैसे अब कोई बिजली का तार है, प्रकृतिवादियों के अनुसार उसको मतलब बच्चे को बताना नहीं चाहिए कि इसमें करंट है। वो जाएगा, छुएगा, तब उसे पता लगेगा। लेकिन अब समझो खुद कि वो जाए, अगर करंट पकड़ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती। तो ये क्या इसका दोष है? मतलब उसको बताना चाहिए कि इससे करंट लगता है। लेकिन प्रकृतिवादी कहते हैं नहीं, प्रकृति ही उसे दंड देगी। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं और इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, जो कि क्या है, एक दोष है। आध्यात्मिकता को महत्व नहीं, प्रकृतिवादियों ने वर्तमान युग, जो वर्तमान हम जीवन जी रहे हैं ना, उसमें बस उसी को महत्व दिया है और आध्यात्मिक जगत को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि आध्यात्मिकता भी जरूरी है, दोनों में समतुल मतलब जो है तुलना होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षक को गौड़ स्थान, मतलब शिक्षक को दूसरा स्थान इन्होंने दिया है, जो कि एक गलत बात है। अब हम देखो, गुण और दोष ऐसे ही लिखते हैं। जैसे बालक को प्रथम स्थान दिया तो इसका गुण हो जाएगा, लेकिन शिक्षक को दूसरा दिया तो ये इसका दोष हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक बालक का आदर्श होता है और शिक्षक को इन्होंने केवल माना एक ऑब्जर्वर के रूप में, केवल एक जो मतलब बालक को देखता रहे कि वो क्या करता है, बस। तो ये था दोस्तों प्रकृतिवाद के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।